हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार। इस समय तक भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों का समावेश हो चुका था और समाज के पवित्र धार्मिक क्रियाओं पर पाखंड का आवरण छाया हुआ था। फलस्वरूप भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और राजा राम मोहन राय इसके जनक थे। यद्यपि अंग्रेजों की नीति भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की नहीं थी क्या, परंतु उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि इन बुराइयों को दूर करना आवश्यक था। बेंटिंक ने भी सामाजिक सुधार के लिए और इन बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए। इसमें उनका पहला कदम था सती प्रथा का निषेध। सती प्रथा आप जानते हैं क्या है कि जो स्त्री पति के साथ जीवित ही चिता में जला दी जाती थी, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, उसे सती कहा जाता था। प्राचीन काल से ही इसको ये माना जाता था, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में इसको माना गया और फिर इसको एक परंपरा टाइप बना दिया गया। तो कई बार सामाजिक दबाव के कारण भी जो स्त्रियां हैं पति के साथ चिता में जलने के लिए बाध्य की जाने लगी। इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेकानेक प्रयास तो हुए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद भी सभी गवर्नर जनरल ने कोशिश करी, किंतु उसको रोकने के लिए उन्होंने कोई कठोर कदम भी नहीं उठाए। चूंकि बेंटिंक एक सुधारवादी था, इसीलिए उसने भारत में आने के तुरंत पश्चात सती प्रथा की उन्मूलन के लिए कार्य करना आरंभ किया और उसने 4 दिसंबर 1829 को एक अधिनियम पारित किया और इसमें ये कहा गया कि सती प्रथा मानव विरोधी घृणित प्रथा है और विधवाओं द्वारा आत्मदाह करना अथवा उसे उकसाना या उसमें मदद करना एक दंडनीय अपराध है। और इस अधिनियम द्वारा सती होने को नरहत्या अपराध घोषित कर दिया गया तथा किसी भी महिला को सती होने के लिए सहायता करने पर फौजदारी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता था। सती प्रथा को रोकने का ये जो बेंटिंक का प्रयास था पूर्णतः सफल रहा और बंगाल में सती प्रथा पूर्णतः बंद हो गई। तो इस प्रकार विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। दूसरा, ठगों का दमन। अब ठग क्या होते थे? जो लुटेरे होते थे ना, हत्याएं भी करते थे। ये शुरू से ऐसे थे, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हमारा जो देश था उसके मार्ग से असुरक्षित हो गए थे और तब इन ठगों को प्रोत्साहन मिलता गया। इतना ही नहीं, छोटे छोटे शासक, जमींदार, अधिकारियों ने गुप्त रूप से इनको संरक्षण भी दिया। इनका ना तो कोई दल होता था, ये ना हिंदू होते थे ना मुसलमान, केवल काली देवी के उपासक होते थे और सबका अपना अपना ठग करने का तरीका होता था। कोई धोखा देता था, कोई कब्र खोदता था, कोई अपने शिकार को फांसने में और कोई गला घोटने में या हत्या करने में निपुण होता था। सबका अपना अपना था। तो कंपनी सरकार ने इन अपराधों का दमन करने का प्रयत्न किया, किंतु कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं निकले। तब बेंटिंक ने 1829 में नर्मदा क्षेत्र में तैनात अपने एजेंट को निर्देश दिया कि जहां भी उसे अपराध का पता लगे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए उन्होंने कर्नल स्लीमैन, ये आपका एक जीके का क्वेश्चन है कि कर्नल स्लीमैन, ठगी प्रथा का अंत करने में कर्नल स्लीमैन का योगदान था, को उन्होंने नियुक्त किया। अब इसके लिए भी बहुत कठिनाइयाँ थी, क्योंकि जब अधिकारियों को जब नियुक्त किया तो उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को जमींदारों का संरक्षक मिला हुआ है, इसलिए हम अपराधियों का पता नहीं लगा सकते। दूसरी कठिनाई ये थी कि ठग अपना अधिकांश समय कोई सम्मानजनक व्यवसाय करते थे। केवल वे कभी कभी निकल कर आते थे अपराध करने के लिए और अपने निवास के जो 30 मील के भीतर भी अपराध नहीं करते थे और यात्री को लूटने के साथ ही उसकी हत्या करके उस जब व्यक्ति मर जाता था तो उसे दफना देते थे ताकि कोई हत्या का चिन्ह ना हो। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि कानून क्या कहता है कि आपको कोई ठोस सबूत चाहिए, केवल संदेह के आधार पर कोई कार्य नहीं की जा सकता। तब 1830 में बेंटिंक ने एक नियम पारित किया जिसके अनुसार चाहे किसी भी व्यक्ति ने अपराध ना किया हो, लेकिन यदि वो लुटेरे के साथ पाया जाता है तो उसे बंदी बना लिया
जाएगा। तो इस प्रकार कर्नल स्लीमैन की सहायता से कई ठगों को जो है पकड़ा गया, उनको बंदी बनाया गया। अब है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, बाल हत्या। बाल हत्या स्पेशली परिवार में पुत्री का उत्पन्न होना सबसे बड़ा एक संकट माना गया था, और छोटे छोटे बालकों को भी वह गंगा में अर्पित कर दिए जाते थे। ये सबसे भयावह कृत्य था। ये प्रथा उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान में अधिक प्रचलित थी। पूर्वी भारत में तो गंगा मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे बालकों को गंगा मैया में अर्पित कर दिया जाता था। राजपूत अपने परिवार में लड़की पैदा होना ही अभिशाप समझते थे, क्योंकि जैसे ही लड़की पैदा होती थी उन्हें अफीम देकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। तब कर्नल बेंटिंग ने विल्किंसन और बिलोबी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उसने क्या करा, एक तरीका अपनाया। अपने अधिकारियों को उसने कहा कि अपने अपने क्षेत्र की जनगणना करें, और जनगणना से ये पता लगाया कि किन परिवारों में लड़कियों की संख्या कम है। उन परिवारों पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी, और ऐसे परिवारों को, जो परिवार के मुखिया थे, उनको स्थानीय अधिकारियों ने भी आदेश दे दिया था कि यदि उनके परिवार में कोई हत्या होती है या ऐसी कोई घटना होती है तो उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। कुछ रियासतों के शासकों को स्वयं बेंटिंग ने भी पत्र लिखा और कहा, यदि तुम्हारे रियासत में ऐसी कोई घटना होती है तो तुम पर जुर्माना लगेगा। तो बेंटिंग के आदेश का बड़ी कठोरता से पालन किया जाने लगा। गर्भवती महिलाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। तो इस तरह से बाल हत्या का जो है अंत होने में वो सफल हुए। अब नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत। दास प्रथा क्या था, मनुष्य का या दासों का एक क्रय विक्रय का व्यवसाय बना हुआ था। मतलब मनुष्य को बेच दिया जाता था, और दास अपने मालिक का दास जो थे मालिक के पास रहते थे, और ये अपने मालिक का अमानवीय अत्याचारों को सहन करते थे। दासों का विवाह आदि में भी लेन देन होता था। लड़की की शादी में अनेक दासियां दहेज के रूप में भी दी जाती थी, और वर पक्ष वाले इन दासियों का मनचाहा प्रयोग करते थे। तो कंपनी सरकार ने क्या करा, कोशिश तो करी थी इसको करने की। गरीब भारतीयों को नौकरी देकर लालच में उपनिवेश भेज देती थी, जहां उनसे कम पैसे देकर अधिक काम करना पड़ता था। उन भारतीयों को दासों के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसीलिए 1832 में बेंटिंग ने एक नियम पारित किया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को काम कराने हेतु भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा। और इस कानून के अनुसार मानव क्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और मानव क्रय विक्रय को अपराध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार कानून बनाने से साहूकारों द्वारा कर्ज के बदले कर्जदारों से मजदूरी कराना भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस कानून से भारत में दास प्रथा काफी हद तक समाप्त सी हो गई थी। और उसने एक और परिवर्तन किया था, सुधार किया था, उत्तराधिकारी नियम में परिवर्तन। तो भारत में हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपना धर्म अपना लेता था, परिवर्तन कर लेता था, वह अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था। हिंदू समाज अंग्रेजों को अछूत समझता था। यदि कोई भी ठाकुर या जागीरदार किसी कार्य से अंग्रेज अधिकारियों से मिलकर आता, तो वह घर आने से पूर्व स्नान कर अपने आप को पवित्र करता था, मानो वह किसी शव यात्रा में सम्मिलित हो गया है। तो 1833 के एक चार्टर एक्ट में जाति व रंग भेद का विरोध किया गया। बेंटिंग भारत में ईसाई धर्म के प्रसार का पक्षपाती था, किंतु हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होते हुए भी ईसाई धर्म ग्रहण करने से डरते थे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। बेंटिंग ने इस नियम में परिवर्तन कर एक विशेष नियम पारित किया, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैतृक धर्म छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करेगा तो उसे अपने पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, इस नियम से ईसाई धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन मिला। तो ये था हमारे विलियम बेंटिंग के सुधार। धन्यवाद।